गिरिपुर नाम के एक राज्य में एक छोटा सा गांव था, रामवर। रामवर में रमन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। उसकी पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां। बेटे का नाम धनशेखर और बेटियों के नाम थे शांतामणि और चिंतामणि। व्यापारी रमन की बड़ी ही इच्छा थी कि वह अपनी बड़ी बेटी की शादी राजधानी में नौकरी करने वाले किसी योग्य युवक से करवा दूं। हाल ही के दिनों में रमन को एक रिश्ते के बारे में पता चला। वह युवक राजधानी में राजा के खजाने का पहरेदार था। उसका नाम था दिवाकर और वह बहुत सुंदर भी था, बहुत अक्लमंद और साहसी भी। रमन को मालूम हुआ कि वह राजधानी के बाहर किसी सुंदर कन्या से शादी करने का इच्छुक है। रमन उससे मिलने के लिए राजधानी पहुंच गया। 2-3 दिन वहां पर रहा और दिवाकर के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की। उसके बाद वह खुद दिवाकर से मिलने के लिए पहुंचा। उसने दिवाकर से उसकी नौकरी के बारे में पूरा विवरण लिया। दिवाकर की बोलचाल का तरीका और उसका व्यवहार रमन को बहुत ही अच्छा लगा। रमन ने दिवाकर को अपनी बेटी के बारे में बताया और कहा कि अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद है तो हमारे गांव रामवर में आकर कन्या को देख लेना। 1 सप्ताह के बाद दिवाकर रामवर गांव में पहुंच गया। जब वह रमन के घर के निकट पहुंचा तब उसने एक युवती को देखा। वह युवती बहुत ही सुंदर और सुशील मालूम पड़ती थी। दिवाकर उसको देखकर समझ गया कि यह रमन की बड़ी बेटी होगी। दिवाकर घर के अंदर गया। अंदर आते ही रमन ने दिवाकर का स्वागत किया और एक एक करके अपने पूरे परिवार के सदस्यों से उसका परिचय करवाया। अभी उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी रमन की दूसरी बेटी चिंतामणि रोती हुई आई। रमन ने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ चिंतामणि, क्यों रो रही हो? चिंतामणि बोली, फलों की दुकान से मैं लौट रही थी तो एक शरारती युवक लच्छू ने गली में सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। चिंतामणि की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो युवक बड़ा ही नटखट और शरारती है। उसका बाप गजराज मशहूर काला चोर है। बेटी, हमेशा दुष्टों से दूर रहा करो। आखिर तुम अकेली फलों की दुकान पर क्यों गई थी? बगल में ही खड़े हुए बड़े भाई धनशेखर ने बहन को कहा, इससे बात ही करना बेकार है। 1 दिन के लिए कमरे में बंद कर दो। भूखा रहेगी तो इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। धनशेखर अपनी बहन पर बहुत ही नाराज हो रहा था। बेचारी चिंतामणि रोती हुई वहां से चली गई। दिवाकर जो ये सब कुछ देख रहा था उसने कहा, रमन जी, मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। रमन ने कहा, वह मेरी दूसरी बेटी है। उसे मालूम नहीं कि कहां और कैसे बात करनी चाहिए। क्या आपको मेरी बड़ी बेटी पसंद आई? दिवाकर ने कहा, कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मुझे बहुत ही दूर जाना है और अंधेरा होने वाला है। अभी निकलना पड़ेगा तो ठीक रहेगा। यह कहता हुआ वह घर से बाहर आ गया। जब वह बरगद के पेड़ों के पास पहुंचा तब राजधानी जाने वाली एक बैलगाड़ी तैयार खड़ी थी। वह उसमें बैठ गया। तब तक उस गाड़ी में 2 और मुसाफिर आके बैठ गए। बैलगाड़ी चल पड़ी। बैलगाड़ी जब तेजी से चलने लगी तब बैल के गले में बंधी हुई कांसे की घंटियां बजने लगी। अंधेरा जब और ज्यादा छाने लगा तब गाड़ी वाले ने एक दीपक जलाया और नीचे लटका दिया। तब उनमें से एक मुसाफिर ने कहा, दिन में यात्रा करने में समय नहीं मिलता और रात में यात्रा करने जाओ तो चोरों का डर लगा रहता है, पर क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। 2 घंटों की यात्रा के बाद बैलगाड़ी जंगल से बाहर आने लगी। तब रास्ते के बीच में एक लंबा चौड़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में तलवार भी थी। गाड़ी वाला उसे देखकर डर गया और मारे डर के कांपने लगा। वह चिल्लाने लगा, काला चोर गजराज आ गया, भागो भागो। गजराज बड़े बड़े कदम भरता हुआ गाड़ी के पास आया और कहने लगा, कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हारे पास जितना भी धन है, जो गहने हैं, फटाफट निकाल दो। उसकी भयंकर आवाज सुनकर सभी मुसाफिर डर गए।
गाड़ी में बैठे सभी मुसाफिर उसके कहे अनुसार करने को तैयार हो गए। तब दिवाकर ने बड़ी ही फुर्ती से गाड़ी वान के हाथ से चाबुक छीन लिया और तेजी से घुमाते हुए कहने लगा, अरे ओ गजराज, आखिर मेरे हाथों में आ ही गया तू। कब से मैं तुझे ढूंढ रहा था। राजा ने तुम्हें पकड़ने का आदेश दिया था और वह आदेश आज मैं अमल में लेकर आ रहा हूं। अपनी तलवार फेंक कर चुपचाप झुक जाओ, नहीं तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी और भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। जंगल में हमारे सैनिक छिपे हुए हैं और वे तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके चील और कौवों को खिला दिए जाएंगे। गजराज ने जब ये सुना कि जंगल में सैनिक हैं तो उसका दिल कुछ क्षणों के लिए रुक सा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस मौके का फायदा उठाकर दिवाकर उस पर टूट पड़ा और जोर से उसके हाथ पर दे मारा, जिससे कि उसकी तलवार हाथ से गिर पड़ी। इतने में बाकी मुसाफिर भी आ गए और उन्होंने गजराज को पकड़ लिया। उसके हाथ पैर बांधकर गाड़ी में डाल दिया गया। दूसरे दिन दिवाकर गजराज को खींचता हुआ राज दरबार में लेकर आया। राजा को पूरा किस्सा कह सुनाया। गजराज ने सिर झुकाकर अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए। राजा ने कहा, गजराज के किए हुए अत्याचारों के बारे में मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ। जनता की शिकायतें भी मेरे कानों तक पहुंची है। ये जंगल में भाग गया था, इसीलिए हम इसे पकड़ नहीं सके। दिवाकर ने इसे बंदी बनाकर साबित किया है कि वह बहुत ही साहसी और पराक्रमी है। मैं हृदयपूर्वक दिवाकर का अभिनंदन करता हूँ और आदेश देता हूँ कि दिवाकर इसी तरह गजराज के बेटे को भी पकड़कर मेरे सामने पेश करे। अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर दिवाकर रामवर गांव में पहुंच गया और गजराज के बेटे लच्छू को बड़ी ही चालाकी से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। दिवाकर के काम से राजा बहुत ही प्रसन्न था। उसने दिवाकर को पहरेदारों के विभाग का प्रधान बना दिया। व्यापारी रमन को जब यह मालूम हुआ तब वह अपने होने वाले दामाद के साहस से बहुत ही खुश था। रमन दिवाकर से मिलने के लिए राजधानी पहुंच गया। जैसे ही रमन ने दिवाकर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो दिवाकर ने कहा, क्षमा कीजिएगा श्रीमान, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। रमन ने बड़े ही निराश स्वर में पूछा, पर क्यों? क्या तुम्हें हमारी बेटी अच्छी नहीं लगी? ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कारण ये नहीं है तो तुम्हारा ओहदा बढ़ गया है, राजा के तुम कृपा पात्र बन गए हो, इसीलिए कोई बड़ा रिश्ता ढूंढ रहे हो। दिवाकर ने जोर देते हुए कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रमन ने फिर से पूछा, तो फिर बताओ तो सही, यह विवाह तुम क्यों नहीं करना चाहते हो? इसका कारण है आप बाप बेटे का स्वभाव। उस दिन जब मैं आपके घर आया था तब आपकी छोटी बेटी ने किसी शरारती युवक की शिकायत की थी, परंतु आप बाप बेटे ने उस विषय पर कोई भी कदम नहीं उठाया। उस शरारती युवक को न्याय अधिकारी के पास ले जाना चाहिए था, पर उल्टे आपने अपनी ही बेटी को कोसा, उसकी गलती बताई। ऐसे कायर परिवार में रिश्ता जोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा मन इसके लिए नहीं मानता। दिवाकर ने ये सब बातें बड़े ही क्रोध भरे स्वर में कही थी, परंतु रमन बड़े ही नरम स्वर में बोला, बेटे तुम ये समझ लो कि तुम एक राज कर्मचारी नहीं हो, एक साधारण कन्या के पिता हो, तो तब जाकर सोचने पर यह समस्या तुम्हारी समझ में आ जाएगी। उस दिन जिस शरारती युवक ने मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी वह काले चोर गजराज का बेटा है। हमारे शहर के लोगों ने उस गजराज के दुष्कर्मों के बारे में राजा से कई बार शिकायत की थी, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। तुम सोचो कि अगर हम उसके बेटे के विरुद्ध कुछ करते तो उसका क्या नतीजा निकलता? कांटा केले के पत्ते पर गिरे या केले का पत्ता कांटे पर गिरे, नुकसान तो केले के पत्ते का ही होगा। उस परिस्थिति में अपनी बेटी को नियंत्रण में रखने के अलावा कोई और चारा नहीं था। परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना कायरता नहीं कहलाती, बल्कि समझदारी होती है। इस पर खूब सोचो और उसके बाद ही अपना कोई निर्णय सुनाना। यह कहकर रमन वहां से वापस चला गया। दिवाकर ने रमन की कही हुई बातों पर खूब सोच विचार किया।
उसने जान लिया कि उसकी बातों में सच्चाई है और वास्तविकता है। राज कर्मचारी में जो साहस होता है वह साधारण नागरिकों में नहीं होता। दिवाकर को लगा कि इसके लिए बाप बेटे को दोषी ठहराना सही नहीं है। उसने तुरंत शांतामणि से विवाह करने का फैसला ले लिया और इसके कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। अब दिवाकर अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगा। एक गांव में एक महावत था। उसके पास एक हाथी था जो काफी बूढ़ा हो गया था। महावत ने सोचा कि अब ये किसी काम का नहीं है, अगर इसे अभी नहीं बेचा तो इसका कोई दाम नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथी को गांव के पशु मेले में ले जाने का फैसला लिया। उसने हाथी को खूब साफ करके उस पर खूब सारा काला रंग और तेल लगा दिया। ये सब करने से हाथी जवान दिखने लगा था। पशु मेले में दूर दूर से लोग उस हाथी को देखने आते थे। कुछ रईस लोग उसको लेने के उत्सुक भी दिखे। महावत को अपनी तरकीब काम करती हुई नजर आ रही थी। एक दिन उस पशु मेले में हकीरा नाम का एक आदमी पहुंचा। वो हाथी को देखते ही अपनी भौं सिकोड़ कर खड़ा हो गया। वो हाथी को कभी आगे तो कभी पीछे से देखता। ऐसा करने से महावत का तो जी आधा हो गया। उसको लगा कि लगता है इस आदमी को पता चल गया है कि मेरा हाथी बूढ़ा है। महावत दौड़कर हकीरा के पास आया और झट से उसे लेकर दूर चला गया। महावत ने 100 रुपए हकीरा को दिए और बोला, चलो चलो रख लो और जाओ यहाँ से। हकीरा ने कहा, परंतु मैं ये कह रहा था कि उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। महावत ने जल्दी से उसे वहां से दूर ले जाकर कहा, हो गया, अब तुम जाओ भी। हकीरा वहां से चला गया। महावत ने पता लगाया तो ये पता चला कि हकीरा पास के ही गांव का रहने वाला है। दूसरे दिन हकीरा फिर से वहां पर आया और लगा हाथी का मुआयना करने के लिए, कभी आगे से तो कभी पीछे से। महावत दौड़कर हकीरा के पास आया और झट से उसे दूर लेकर चला गया। महावत ने इस बार 500 रुपए हकीरा को दिए और बोला, अरे भाई कोई बात नहीं, जाओ जाओ यहाँ से। हकीरा कुछ कह पाता इसके पहले ही महावत ने उसे वहां से दूर कर दिया। तीसरे दिन हकीरा फिर से आ गया और लगा हाथी का मुआयना करने। कभी वह हाथी को आगे से देखता तो कभी पीछे से। महावत को बड़ा गुस्सा आया। महावत सबके सामने चिल्लाने लगा, क्या है, क्या पता कर लिया तुमने इस हाथी के बारे में? हल्ला गुल्ला सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हकीरा ने कहा, अरे जनाब, मैं तो ये कह रहा था कि इसका। बात को बीच में ही काटते हुए महावत जोर से चिल्लाने लगा, इसका क्या इसका? तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये हाथी बूढ़ा है? हकीरा बोला, ऐसा है कि मैं ये समझ में नहीं पा रहा हूँ। अरे क्या समझ गए और क्या समझ नहीं पा रहे हो तुम? चलो मैंने माना कि ये हाथी बूढ़ा है और बेकार है, तो क्या, जाओ यार, तुम्हारे गांव में मुझे सौदा ही नहीं करना। ये बात सुनकर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। हकीरा ने फिर से कहा, मेरी बात तो सुनिए। महावत ने कहा, जाओ यहाँ से यार, मैं मान गया कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। मेरी बात तो सुनिए। बोलो भाई बोलो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस जानवर की पूंछ आगे है या पीछे। असल बात यह थी कि हकीरा ने आज तक हाथी नहीं देखा था। वह फिर से बोला, और हाँ, इसका मुंह तो है ही नहीं। महावत ने अपना सिर पीट लिया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि हकीरा के कारण उसने स्वयं ही अपना भेद खोल दिया था और सारे गांव वालों के सामने खुद ही अपना भांडा फोड़ दिया था। वह अपनी किस्मत और हकीरा को कोसता हुआ उस गांव से चला गया।